मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SRP गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बंदकुई। कल हम बात कर रहे थे कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा की बात। आज हम देखेंगे मार्क्स की थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू के बारे में। कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत था वो बहुत महत्वपूर्ण था, और कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की जो विवेचना थी अपनी पुस्तक दास कैपिटल में किया था। मार्क्स का उद्देश्य पूंजीवाद का अंत करना था, और पूंजीवाद का अंत करने के उपाय बताने के पूर्व उनके द्वारा पूंजीपति व्यवस्था का विशद अध्ययन किया गया। जो अर्थशास्त्री उनके विचारों से सहमत नहीं है, उनके द्वारा मार्क्स के अध्ययन की गंभीरता, विश्लेषण की सूक्ष्मता को स्वीकार किया गया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचार अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। उसे समझने के लिए मूल्य के श्रम सिद्धांत को जानना होगा। तो हम देखेंगे मूल्य का श्रम सिद्धांत मार्क्स का क्या था। चूँकि मार्क्स के अनुसार प्रत्येक वस्तु के साथ दो प्रकार के मूल्य की बात जुड़ी हुई है। एक यूज वैल्यू जिसे उपयोग मूल्य कहते हैं, दूसरा था एक्सचेंज वैल्यू जिसे विनिमय मूल्य कहते हैं। एक वस्तु मनुष्य के लिए कितनी उपयोगी है, उसके द्वारा व्यक्ति की कितनी और किस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, इससे उसका उपयोग मूल्य निर्धारित होता है। जैसे प्यासे व्यक्ति के लिए पानी का निश्चित रूप से बहुत अधिक उचित मूल्य है, उपयोग मूल्य है, जबकि एक अन्य व्यक्ति के लिए जो प्यास का अनुभव नहीं कर रहा है, पानी का कोई उपयोग मूल्य नहीं है। विनिमय मूल्य का प्रश्न तब उपस्थित होता है जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। जिस मूल्य पर खरीदार विक्रेता से उस वस्तु को खरीदता है उसे उसका विनिमय मूल्य कहते हैं। उदाहरणतः यदि 1 टन गेहूं के बदले 2 थान कपड़ा या 1000 रुपये की धनराशि प्राप्त की जा सकती है, तो ये 1 टन गेहूं का विनिमय मूल्य है। मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था की विवेचना की दृष्टि से विनिमय मूल्य का ही महत्व है। सभी वस्तुएं बाजार में बेची और खरीदी जाती हैं, और इसे स्पष्ट है कोई सामान्य तत्व अवश्य है जो इन सब वस्तुओं में विद्यमान रहता है, और ये तत्व श्रम ही हो सकता है जो सभी वस्तुओं में न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान है। किसी वस्तु का विनिमय मूल्य मानव श्रम की मात्रा से निर्धारित होता है जो किसी विशेष समाज में उसके निर्माण के लिए खर्च किया जाना आवश्यक है। श्रम को सामाजिक दृष्टि से वस्तु के लिए निर्माण के लिए आवश्यक श्रम कह सकते हैं। मार्क्स ने लिखा कि सामाजिक दृष्टि से आवश्यक श्रम वह है जिसके उत्पादन की सामान्य परिस्थितियों में और उस समय प्रचलित औसत दर्जे की कार्यकुशलता तथा तीव्रता को ध्यान में रखती आवश्यकता होती है। अपने मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर मार्क्स ने महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। उनका विचार है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार होती है, किंतु बाजार में जो वस्तु काफ़ी ऊंचे मूल्य पर बेची जाती है तो उसे बेचने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त धन पूंजीपति के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। मार्क्स का कथन है पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया धन ही अतिरिक्त मूल्य है, और स्वयं मार्क्स के शब्दों में ये उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। दूसरे शब्दों में ये वह मूल्य हैं जिसे पूंजीपति मजदूर के श्रम से प्राप्त करता है, इसके लिए मजदूर का कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। मैक्स के शब्दों में ये वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिकों खून पसीने की कमाई टोल टैक्स के रूप में वसूल करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी फैक्ट्री में यदि एक मजदूर एक साड़ी बनाता है तो उससे 6 रुपये मिलते हैं, और मान लीजिए उस साड़ी में लगने वाली सामग्री की कीमत 8 रुपये है, किंतु वह साड़ी बाजार में 20 रुपये में बिकती है। तो इस प्रकार लागत मूल्य 14 रुपये निकाल देने के बाद 6 रुपये ऐसा अतिरिक्त मूल्य है जिसे पूंजीपति बिना किसी प्रकार का परिश्रम किए ही प्राप्त कर लेता है। निसंदेह कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य
का सिद्धांत वस्तुतः श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम होता है और न्याय की मांग है कि वह उसे प्राप्त होना चाहिए। चूँकि श्रमिक लोग वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं होते, इसलिए उनके श्रम से उत्पन्न ये अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता और अब पूंजीपतियों द्वारा हड़प लिया जाता है जो उन साधनों के स्वामी होते हैं। और मार्क्स के अनुसार पूंजीपतियों द्वारा इस प्रकार अतिरिक्त मूल्य का हड़प लिया जाना आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का बड़ा अन्याय है। और इस अवस्था में श्रमिकों की स्थिति दासों से नाम मात्र के लिए अच्छी है। दासों और श्रमिकों की स्थिति में यदि कोई अंतर है तो यही है कि दास प्रथा में दास व्यक्ति को दासता के कारण उसके उचित पारिश्रमिक से वंचित रखा जाता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में श्रमिक अपनी असहाय दशा में बाध्य होकर पूंजीपति के साथ ऐसी शर्त पर नौकरी करने के लिए राजी हो जाता है जिससे अपने श्रम का उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता, क्योंकि श्रमिकों के पास उत्पादन के साधनों को खरीदने की शक्ति नहीं होती। वो बाध्य होकर अपना श्रम पूंजीपतियों को नाम मात्र की कीमत पर बेच देते हैं। उनके श्रम से उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य पूंजीपतियों की जेबों में चला जाता है। अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की बहुत सारी कुछ आलोचनाएं हुई। पहला था श्रम उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं। मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था के संबंध में श्रम को ही वस्तु के मूल्य का एकमात्र अंतिम निर्धारक नहीं माना और ये प्रतिपादित किया कि पूंजीपति जिसे लाभ कहते हैं वह श्रम का अतिरिक्त मूल्य है। किंतु मार्क्स के विचार त्रुटिपूर्ण हैं, क्योंकि श्रम के अतिरिक्त भूमि प्रबंध साहस के द्वारा भी उत्पादन के साधन के रूप में कार्य किया जाता है। अतः लाभ को केवल श्रम का अतिरिक्त मूल्य न कर यदि इन साधनों का परिणाम कहा जाए तो आर्थिक तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण होगा। इस पर मार्क्स के सिद्धांत का जो मूल प्रश्न है, मूल विचार गलत है, उस पर आधारित उसका सिद्धांत भ्रांतिपूर्ण है। दूसरी बात थी पूंजीपति द्वारा किए जाने वाले अनेक व्ययों को उल्लेख नहीं। मार्क्स के द्वारा इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि वस्तुओं के उत्पादन में पूंजीपति को श्रमिक के अतिरिक्त अन्य बातों पर धनराशि व्यय नहीं करनी होती है। मिल मालिक के कारखानों के सुधार, मशीनों में घिसावट, श्रमिक का उत्तम जीवन, बेकारी के बीमे, बोनस आदि देने में धनराशि देनी होती है। ये समस्त व्यय मार्क्स के कथित अतिरिक्त मूल्य से ही होता है। तीसरी जो आलोचना थी, सिद्धांत अस्पष्ट अतिरंजित है। मार्क्स के सिद्धांत के सबसे बड़ा दोष ये आता है कि उसमें मूल्य वैल्यू और दाम प्राइस आदि शब्दों का प्रयोग मनमाने अतिरंजित ढंग से करता है। उन्होंने अपने ग्रंथों में मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, किंतु जैसा कि अलेक्जेंडर ग्रे कहते हैं कि कोई भी हमें ये नहीं बता सकता कि मूल्य से मार्क्स का वास्तव में क्या अभिप्राय था। उसके द्वारा मिल मालिक और सामान्य मजदूर का जिस रूप में वर्णन किया गया उससे वो वर्तमान वास्तविक जगत के नहीं वर्ण कल्पना लोक के प्राणी लगते हैं। और मार्क्स की विचारधारा कितनी अतिरंजित है ये उसकी केवल इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि मजदूर दुगने तिगने कर दीजिए, मुनाफा भी स्वयं में ही दूना तिगना हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार कुशलता, प्रबंध, संगठन, योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं। चौथी जो आलोचना थी, मानसिक श्रम की उपेक्षा। मार्क्स ने केवल शारीरिक श्रम को ही श्रम मानता है, मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। तकनीकी ज्ञान, प्रबंध पटुता, व्यवसाय कुशलता, वस्तुओं का निर्माण और तैयार वस्तुओं के लिए उपयुक्त बाजार ढूंढने में महत्वपूर्ण योग देते हैं। उद्योग से प्राप्त होने वाला लाभांश बहुत कुछ सीमा तक इस पर निर्भर करता है। सिद्धांत विरोधाभास युक्त है, क्योंकि मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में अनेक विरोधाभास भी देखे जा सकते हैं। मार्क्स एक और तो कहता है कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य अथवा लाभ प्राप्ति नई मशीनें लगाता है, किंतु दूसरी ओर ये भी कहता है कि मशीनों, कच्चे माल आदि से कोई अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं होता और अतिरिक्त मूल्य तो केवल श्रमिकों से मिलता है। और मार्क्स के दोनों ही विचार परस्पर विरोधी है। मूल्य श्रम से मिलता है और नई अधिक मशीनें लगने के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि नहीं हो पाती। पूंजीपति अधिक मशीनें लगाकर श्रमिकों की संख्या में कमी करने का प्रयत्न क्यों करता है? मार्क्स का कथन भी ठीक नहीं है कि अतिरिक्त मूल्य से स्वतः नई पूंजी बनती चली जाती है। यदि ऐसा होता तो कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज पर ऋण लेने और कंपनी के हिस्से बेचकर नई भूमि प्राप्त करने, नई पूंजी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करना होता। मार्क्स वास्तव में इस प्रकार के परस्पर विरोधी विचारों में उलझ गया।
छठी जो आलोचना थी, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कम प्रचारात्मक अधिक। वास्तव में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आर्थिक होने की अपेक्षा प्रचारात्मक अधिक है, क्योंकि इसका उद्देश्य वस्तु के मूल्य के कारण विधिवत विवेचना नहीं है, वर्ण पूंजीपति व्यवस्था में मजदूर वर्ग के साथ किए जाने वाले अन्याय का प्रचार है। इस प्रकार के संबंध में कैरी हंटर ने लिखा कि मार्क्स का यह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसी न किसी रूप में मूल्य का सिद्धांत नहीं है, ये वास्तव में शोषण का सिद्धांत है, जिसके द्वारा ये दिखाने की चेष्टा की गई कि साधन संपन्न वर्ग सदैव ही साधनहीन वर्ग के श्रम पर जीवित रहता है। कोल और बर्ट्रैंड रसल द्वारा ऐसा विचार व्यक्त किया गया। प्रसिद्ध जीवन लेखी मैक्स वीयर ने भी ये स्वीकार किया कि इस विचार को स्वीकार करना असंभव है कि मार्क्स का सिद्धांत आर्थिक सत्य के स्थान पर राजनीतिक और सामाजिक नारेबाजी है। अब देखेंगे पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण, उसके भविष्य के संबंध में मार्क्स की क्या धारणा थी। मार्क्स के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था का विशद विवेचन किया गया। उनके विचार कुछ इस तरह से थे। पहला था पूंजी के केंद्रीकरण का सिद्धांत। पूंजीवादी अर्थतंत्र की एक विशेषता है कि इसके अतिरिक्त पूंजी की निरंतर वृद्धि होती रहती है, और पूंजी की निरंतर वृद्धि अतिरिक्त मूल्य के कारण होती है। पूंजीपति को जो अतिरिक्त मूल्य प्राप्त होता है उसके केवल एक अंश को और अपने जीवन पर खर्च करता है, और शेष को नई पूंजी में परिवर्तित कर देता है, और नई पूंजी के बल पर अधिक कच्चा माल खरीदता है और अधिक संख्या में श्रमिकों को काम पर रखता है। पहले की तुलना में अधिक अतिरिक्त मूल्य एकत्रित कर लेना, और इस प्रकार पूंजी के केंद्रीकरण की प्रक्रिया जारी रहती है, और बढ़ती पूंजी कारण वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन होने लगता है और बाजार में प्रतियोगिता बढ़ती जाती है, और बड़े उद्योगों के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं का लागत मूल्य कम होता है, और छोटे और मध्यम वर्गीय उद्योगों में निर्मित वस्तुओं का लागत मूल्य अपेक्षाकृत अधिक होता है। अतः बाजार में छोटे और मध्यम श्रेणी के पूंजीपतियों द्वारा उत्पादित वस्तुएं बड़े पूंजीपतियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से प्रतियोगिता नहीं कर पाती, और इस गलाकाट प्रतियोगिता में छोटे पूंजीपति पराजित हो जाते हैं और उनकी मिलें बंद हो जाती है या बिक जाती है, और इस तरह पूंजी का गिने चुने पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रीकरण हो जाता है। दूसरी बात थी श्रमिक वर्ग की निरंतर बढ़ने वाली निर्धनता और कष्टों का सिद्धांत। इस पूंजीवादी व्यवस्था में एक और तो कुछ ही हाथों में पूंजी का केंद्रीकरण होता चला जाता, और दूसरी ओर श्रमिक वर्ग की निर्धनता और उसके कष्ट बढ़ते जाते हैं, और पूंजी में वृद्धि के साथ साथ उद्योग का नवीनीकरण या अभिनवीकरण होता है, और मानवीय श्रम का स्थान मशीनें ले लेती है, और श्रमिक वर्ग की बेकारी बढ़ जाती है। अधिक पूंजी, अधिक उत्पादन और अधिक प्रतियोगिता की इस प्रक्रिया में पूंजीपति अधिक अतिरिक्त मूल्य प्राप्त करने के लिए श्रमिकों की मजदूरी कम कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न अधिकाधिक दुख, संताप, लाचारी की परिस्थितियों पर जीवन व्यतीत करते हैं, और उनका असंतोष उग्र से उग्रतर होता चला जाता है। तीसरी जो बात थी आर्थिक संकटों की पुनरावृत्ति का सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद की प्रकृति ऐसी है कि उसके अंतर्गत आर्थिक संकट उत्पन्न होना असंभव है, और पूंजीवादी व्यवस्था में समय समय पर अति उत्पादन का संकट पैदा करता है। और अति उत्पादन जो और प्रोडक्शन है का तात्पर्य है कि बाजार सस्ते माल से पट जाए, किंतु उसकी आवश्यकता है, उसके पास उसे खरीदने के लिए आवश्यक धन न हो। चौथी जो बात थी पूंजीवाद के अंत की अवश्यम भावना का सिद्धांत। पूंजीवादी व्यवस्था के इस विश्लेषण के आधार पर मार्क्स इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि पूंजीवाद का अंत अवश्यंभावी, और सामाजिक विकास के लिए जिन नियमों के अनुसार आदिम साम्यवाद, दास व्यवस्था और सामंती व्यवस्था का नाश हुआ है, वो नियम पूंजीवाद के मूल में काम कर रहे हैं। उनका अंत अवश्यंभावी। जिन प्रवृत्तियों के कारण पूंजीवाद का अंत होगा उसमें प्रमुख है उद्योग का स्थानीकरण, पूंजीपतियों द्वारा अपनी वस्तुओं का विश्व व्यापार बनाने की इच्छा आदि। और पूंजीवाद में एक ही स्थान पर अनेक उद्योगों के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है, और उसके कारण श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या एक स्थान पर केंद्रित हो जाती है, जिससे श्रमिकों का संगठित होना, उसके द्वारा पूंजीपतियों को विरोध कर सकना आसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए पूंजीपतियों की इच्छा समस्त विश्व में अपनी वस्तुओं का बाजार बनाने की रहती है। विश्व के श्रमिकों को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना संभव हो जाती है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत एक और तो आर्थिक संकटों के कारण पूंजीपतियों की स्थिति असुरक्षित हो जाती है, दूसरी ओर अनेक कारणों से श्रमिकों की संख्या उसके दुखों में वृद्धि होती जाती है। ये उन्हें एकता और संगठन की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और उनका संगठन विश्वव्यापी हो जाता है। उसके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में
जब समस्त धन थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो जाता है तो श्रमिकों के लिए उनके विरुद्ध सफल विद्रोह करना सरल हो जाता है, और एक ऐसी स्थिति आती है जब वो पूंजीवाद को समाप्त कर उनके स्थान पर श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना कर देते हैं। मार्क्स द्वारा किया गया पूंजीवादी व्यवस्था का विश्लेषण निस्संदेह रूप से त्रुटिपूर्ण है, और इस विश्लेषण के आधार पर उनके द्वारा जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए वो सत्य सिद्ध नहीं हुए। पहला था मार्क्स के कि ये बात कि पूंजीवादी व्यवस्था की भीषण प्रतियोगिता के परिणाम स्वरूप मध्यम श्रेणी के और छोटे पूंजीपति समाप्त हो जाते हैं, सत्य सिद्ध नहीं। 19वीं सदी के अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में संयुक्त पूंजी कंपनियों जॉइंट स्टॉक कंपनीज का विकास हुआ, और जिसके हिस्से छोटे बड़े पूंजीपति, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग के व्यक्ति सभी खरीद सकते हैं। दूसरी थी मार्क्स के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग की बढ़ती हुई निर्धनता और उसके बढ़ते हुए कष्टों को उल्लेख किया गया, जबकि वस्तु स्थिति है कि सबसे अधिक पूंजीवादी और औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्रों में श्रमिक वर्ग निर्धनता के स्थान पर संपन्नता की ओर बढ़ा। और तीसरी और बात थी मार्क्स की भविष्यवाणी की औद्योगिक और तकनीकी ज्ञान के विकास में से सर्वहारा वर्ग के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होगी, सत्य सिद्ध नहीं। और जो चौथी बात थी मार्क्स के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था आर्थिक संकटों की पुनरावृत्ति की बात कही गई, लेकिन वस्तु स्थिति है कि 1929 और 30 के आर्थिक संकट के बाद जब इस प्रकार का कोई संकट नहीं आया तो पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लिए जाने के कारण इस प्रकार के आर्थिक संकटों की आशंका निश्चित रूप से कम हो गई। मार्क्स के द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था के पूर्ण पतन की बात कही गई, लेकिन उसके द्वारा इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि पूंजीवाद में अपने आप को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ढालने की अपार क्षमता है। पूंजीवाद 19वीं सदी के पूंजीवाद से भिन्न अवश्य है, किंतु पूंजीवाद का पूर्ण पतन होकर उसके स्थान पर सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना होती है, इस बात की कोई संभावना दिखाई नहीं देती।